अभी कुछ समय में कई सारे आईपीओ आए हैं। इसके साथ ही उन लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है जो कि नए हैं और आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं। वो लोग आईपीओ में निवेश तो करना चाहते हैं पर उनको ये ज़्यादा मालूम नहीं है कि आईपीओ असल में कैसे काम करता है, आईपीओ असल में क्या है। जब आईपीओ शुरू होता है और आईपीओ के लिस्टिंग होने के दिन तक बीच में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसेस होती है। तो आइए इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि आईपीओ असल में कैसे काम करता है। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ का मतलब होता है कि जब भी कोई कंपनी सबसे पहली बार अपने शेयर्स को पब्लिक को बेचती है तो उसे आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। जब भी आप आईपीओ में शेयर पाना चाहते हैं तो आपको आईपीओ में अप्लाई करना पड़ता है। आईपीओ शुरू में पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है तो इसको मान लीजिए हम कहते हैं आईपीओ स्टार्ट डेट। आईपीओ साधारणतः पब्लिक को 3 से 4 दिन के लिए ओपन किया जाता है। तो आईपीओ क्लोज डेट 3 डेज। तो आईपीओ 3 दिन के लिए पब्लिक के लिए ओपन होता है जिसके बीच में आप आईपीओ में शेयर्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब आईपीओ में शेयर्स को कैसे अप्लाई करते हैं, क्या पूरा प्रोसेस है, ये अभी हम इसी वीडियो में थोड़ी देर में जानेंगे। जब आईपीओ में आप अप्लाई कर देते हैं और आईपीओ क्लोज हो जाता है तो उसके नेक्स्ट डे पर आपको अलॉटमेंट किया जाता है 1 डे। अलॉटमेंट की प्रोसेस में जो भी आपने शेयर्स आईपीओ में बिड किए हुए होते हैं उसको आपको अलॉट किया जाता है। अलॉटमेंट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है, वो है रिफंड। ये 1 दिन के अंदर होता है। रिफंड की प्रोसेस में जो भी आपको आईपीओ में शेयर्स अलॉट किए जाते हैं उसके अगेंस्ट में जो भी पैसा होता है वो आपके अकाउंट से या तो डेबिट हो जाता है, और अगर इस प्रोसेस में आपको कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं हुए होते हैं तो आपके अकाउंट से फंड को रिलीज कर दिया जाता है। ये अभी थोड़ा मुश्किल हो सकता है समझना कि फंड को कैसे रिलीज किया जाता है, फंड को क्यों डेबिट किया जाता है। ये अभी हम इसी वीडियो में थोड़ी देर में समझेंगे। पैसे के रिफंड स्टेट के बाद डीमैट ट्रांसफर होता है। ये असल में सेम डे होता है। रिफंड के दिन पर ही डीमैट ट्रांसफर को किया जाता है। डीमैट ट्रांसफर के स्टेप में जो भी शेयर्स आपको आईपीओ में अलॉट होते हैं वो आपके डीमैट में ट्रांसफर किए जाते हैं। डीमैट ट्रांसफर के नेक्स्ट डे पर लिस्टिंग की जाती है। ये 1 दिन लेती है। लिस्टिंग वाले स्टेप में आपके जो भी शेयर्स आईपीओ में अलॉट होते हैं उनको स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कि एनएसई और बीएसई पर लिस्ट किया जाता है, जहां पे आप शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। तो आप देखेंगे इस तरीके से आईपीओ स्टार्ट और आईपीओ के एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने के बीच में टोटल 6 से 7 दिन का समय लगता है। अगर इसके बीच में सैटरडे संडे आ जाते हैं तो ये समय 1 या 2 दिन बढ़ जाता है। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि आईपीओ कब शुरू होता है, कब क्लोज होता है, अलॉटमेंट और रिफंड, डीमैट ट्रांसफर करने के बाद आईपीओ की लिस्टिंग कैसे की जाती है। अब हम ये देखते हैं कि जब आईपीओ स्टार्ट होता है और क्लोज होता है तो उसके बीच में हम आईपीओ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जब हम आईपीओ को अप्लाई करते हैं तो उसमें मुख्यतः 2 तरीके की कंपनी होती हैं, एसएमई और मेन बोर्ड। एसएमई का मतलब ये होता है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसमें बहुत छोटी कंपनियां आती हैं। और मेन बोर्ड का मतलब होता है जिसमें कि बहुत बड़ी कंपनीज आती हैं। तो जब भी आप आईपीओ अप्लाई करने जाएंगे आपको मुख्यतः 2 तरह की कंपनी दिखेंगी, एसएमई और मेन बोर्ड।
मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप नए हैं, आपने आईपीओ में कभी अप्लाई नहीं किया है, तो आप एसएमई को शुरू में अवॉइड करें, क्योंकि एसएमई हाई रिस्क कंपनीज होती हैं। ये छोटी कंपनीज होती है जिनका मार्केट कैप बहुत छोटा होता है, इनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आप शुरू में अगर आईपीओ में निवेश करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप फोकस अपना मेन बोर्ड बड़ी कंपनीज पर ही करें, जिसमें कि रिस्क कम होती है। जब आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो साधारणतः आपको एक प्राइस बैंड दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए 100 रुपये से 105 रुपये के बीच में। जब भी आप आईपीओ में बिड करते हैं तो आप अपने शेयर्स को इस प्राइस रेंज के बीच में बिड करते हैं। जब भी आप शेयर्स को बिड करते हैं तो आप उन्हें लॉट्स में करते हैं। मान लीजिए 10 शेयर का एक लॉट है। आप एक शेयर को आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको मिनिमम 10 शेयर लेना पड़ेगा या 20 शेयर लेना पड़ेगा या 30 शेयर लेना पड़ेगा। इस तरीके से आपको कम से कम 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट अप्लाई करना पड़ेंगे। तो ये थी प्राइस रेंज और ये थे नंबर ऑफ लॉट्स। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है, वो है कैटेगरी। जब भी आप शेयर्स में अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं तो आप उसमें कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं। आईपीओ में कई तरीके की कैटेगरी होती हैं, जैसे कि क्यूआईबी, एचएनआई, रिटेल, रिटेल के बाद आएगी एम्प्लॉय और शेयर होल्डर। क्यूआईबी का फुल फॉर्म होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इसमें जनरली इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड आदि। एचएनआई का मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। इसमें वो इंडिविजुअल आते हैं जो कि 2 लाख से ज़्यादा की एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं। रिटेल में छोटे इन्वेस्टर आते हैं जो कि 2 लाख रुपए से कम की एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं। इसको आप ऐसे लिखेंगे, लेस देन 2 लाख। तो रिटेल में वो लोग आते हैं जो कि 2 लाख रुपए से कम की एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं। अगर आप आईपीओ लाने वाली कंपनी में एम्प्लॉय हैं तो आप एम्प्लॉय कोटे से एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर आप आईपीओ लाने वाली कंपनी की किसी पेरेंट कंपनी में एक भी शेयर होल्ड करते हैं तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप शेयर होल्डर कोटा से आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है यह कि आपको कोई एक कैटेगरी चुनना है। ऐसा नहीं है कि आप एचएनआई से भी अप्लाई कर दें और रिटेल से भी अप्लाई कर दें, या आपके पास में अगर मल्टीपल डीमेट अकाउंट है, मान ये कि एक अकाउंट आपके पास में ग्रो में है, एक जीरोधा में है, एक अपस्टॉक में है, तो आप तीनों अकाउंट से एक एक एप्लीकेशन सेम पैन कार्ड पर कर दें। ऐसा करने से आपके आईपीओ की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। आपको एक पैन कार्ड से केवल एक ही एप्लीकेशन को अप्लाई करना है, या तो आप एचएनआई में अप्लाई करें या आप रिटेल में अप्लाई करें। पर इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि ध्यान देने के लिए है कि अगर आप शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई कर रहे हैं तो आप रिटेल में भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई कर रहे हैं तो आप एचएनआई में भी एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। मुझे लगता है ये बात काफ़ी क्लियर हो गई होगी कि अगर आप शेयर होल्डर कोटा से एक एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आप रिटेल में भी एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। मतलब एक पैन कार्ड से आप 2 एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और अगर आप इसमें और है, आप रिटेल प्लस एचएनआई नहीं कर सकते हैं। अगर आप शेयर होल्डर कोटा से एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आप या तो आप रिटेल से लगाइए या आप एचएनआई से लगाइए। तो आप अगर शेयर होल्डर कोटा से एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आप या तो रिटेल से लगा सकते हैं या आप एक एप्लीकेशन और एचएनआई से लगा सकते हैं, या आप चाहें तो शेयर होल्डर कोटा में अकेले एक सिंगल एप्लीकेशन लगा सकते हैं, आप एचएनआई में एक अकेले सिंगल एप्लीकेशन लगा सकते हैं, आप रिटेल में एक अकेले सिंगल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। केवल इन 2 केसेस में आप 2-2 एप्लीकेशन लगा सकते हैं।
तो ये तो थी कैटेगरी। तो जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आप एक कैटेगरी के अंदर आते हैं। हर कैटेगरी के लिए एक कोटा निर्धारित होता है। आप उस कोटे के अंदर अपनी आईपीओ के एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि हम आईपीओ को अप्लाई कैसे करें। जब भी हम आईपीओ को अप्लाई करते हैं तो उसके मुख्यतः दो तरीके होते हैं। एक तो आप बैंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और आप शेयर ब्रोकर की ऐप से अप्लाई कर सकते हैं। जब आप बैंक के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आप एसबा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आप एक एसबा की फैसिलिटी होती है बैंक के अंदर, आप उसके थ्रू आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप शेयर ब्रोकर की ऐप से अप्लाई करते हैं तो आपको यूपीआई फैसिलिटी के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। मैं जनरली बैंक से आईपीओ को अप्लाई करना प्रेफर करता हूं पर्सनली, क्योंकि जब भी आप बैंक के एसबा के थ्रू आईपीओ अप्लाई करते हैं तो आईपीओ के एप्लीकेशन के बाद जितने फंड को आप अप्लाई करते हैं उतना फंड आपके बैंक में ब्लॉक हो जाता है। और जब आप शेयर ब्रोकर की ऐप से अप्लाई यूपीआई के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपकी यूपीआई ऐप पर एक ऑटो डेबिट का मैंडेट आता है जिसे आपको अप्रूव करना पड़ता है। मैं पर्सनली बैंक एसबा के थ्रू आईपीओ अप्लाई करना पसंद करता हूं, क्योंकि इसमें यूपीआई मैंडेट के फेल होने का चांस कम होता है। तो ये तो थी जानकारी कि आप आईपीओ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में इसी वीडियो में हम ये जानेंगे कि आईपीओ को हम प्रैक्टिकली अपस्टॉक की ऐप को यूज़ करते हुए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए अपस्टॉक की ऐप यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास में किसी और ब्रोकर जैसे कि ज़ीरोधा, ग्रो या अन्य किसी ब्रोकर की ऐप है तो आप बड़े आसानी से यूपीआई का यूज़ करते हुए आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सबका यूज़र इंटरफेस लगभग सेम होता है। अगर आप आईपीओ में अभी तक अप्लाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं था, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग की लिंक दे दी है। आप वहां जाएं और फ्री में अपना डीमैट अकाउंट बड़े ही आसान स्टेप्स में ओपन करें। अगर आप आईपीओ के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं। वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट में एक आईपीओ नाम की प्लेलिस्ट बना के रखी है। आप उस प्लेलिस्ट पर अगर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आईपीओ से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस डाले हैं और फ्यूचर में मैं इसमें और वीडियोस भी ऐड करता रहूँगा। तो इसमें आप देखेंगे तो आपको कई तरीके के आईपीओ से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में कैसे निवेश करें, आईपीओ में कैसे अलॉटमेंट पाएँ, किस आईपीओ में पैसा लगाएं। तो अगर आप आईपीओ के बारे में काफ़ी विस्तार से जानना चाहते हैं तो मेरी इस प्लेलिस्ट को देखना ना भूलें। अब आपको अगर अपस्टॉक से आईपीओ अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले अपस्टॉक के ऐप में लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको मोर टैब पर क्लिक करना है। मोर पर क्लिक करने के बाद आपको आईपीओ सेक्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप आईपीओ सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर दो सेक्शन दिए हुए हैं, ऑनगोइंग सेक्शन और माई एप्लीकेशन। माई एप्लीकेशन में उन आईपीओ की लिस्ट दी हुई है जो आप पास्ट में अप्लाई कर चुके हैं और ऑनगोइंग सेक्शन में उन आईपीओ की लिस्ट दी हुई है जो कि अभी करेंटली मार्केट में एक्टिव हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी करेंटली मार्केट में 2 आईपीओ एक्टिव हैं। अब आप जिस भी आईपीओ में अपनी एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं उस आईपीओ पर क्लिक करें। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं सुरक्षा डायग्नोस्टिक के आईपीओ में अपने शेयर्स को अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं सुरक्षा डायग्नोस्टिक के आईपीओ पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं सुरक्षा डायग्नोस्टिक के आईपीओ पर क्लिक करता हूं तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर आईपीओ से रिलेटेड काफ़ी सारी डिटेल दी हुई है। सबसे ऊपर दिया हुआ है इशू का प्राइस। तो ये सुरक्षा डायग्नोस्टिक के जो इशू का प्राइस है वो 420 रुपये से लेके 441 रुपया पर शेयर है। इसका मतलब ये है कि आप इस आईपीओ में जो एप्लीकेशन लगाएंगे वो 420 रुपये से 441 रुपये पर शेयर के बीच में कहीं भी बिड कर सकते हैं।
रेंज के नीचे ओवरव्यू टैब दिया हुआ है। ओवरव्यू में सबसे ऊपर दिया हुआ है बिडिंग डेट्स। ये 29 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक ओपन रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप इस डेट के बीच में आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 14,280 रुपये है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेन बोर्ड आईपीओ में जो मिनिमम एप्लीकेशन होती है वो 13 से 15,000 के बीच में होती है। क्योंकि ये मेन बोर्ड आईपीओ है इसलिए इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 14,280 रुपये है। इसके बाद यहाँ पर लॉट साइज दिया हुआ है जो कि 34 लॉट साइज है। इसका मतलब ये है कि आपको एक लॉट में 34 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है। आपको मिनिमम एक लॉट अप्लाई करना है जो कि 34 शेयर्स का है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप एक या दो शेयर अप्लाई करें। आपको कम से कम 34 शेयर अप्लाई करना है। उसके बाद आप लॉट्स को मल्टीपल में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि 2 लॉट, 4 लॉट, 5 लॉट। लॉट की इंफॉर्मेशन के नीचे आईपीओ का इशू साइज दिया हुआ है। सुरक्षा डायग्नोस्टिक के इस आईपीओ का इशू साइज जो है वो 846.2 करोड़ रुपया है। उसके नीचे कंपनी प्रोफाइल दी हुई है। आप चाहें तो आईपीओ में अप्लाई करने के पहले कंपनी की डिटेल्स देख सकते हैं। उसके नीचे आईपीओ एनालिसिस दिए हुए हैं जिसमें कि आईपीओ की हाइलाइट्स दी हुई हैं। आईपीओ की हाइलाइट्स के नीचे रजिस्ट्रार की इंफॉर्मेशन दी हुई है। रजिस्ट्रार की इंफॉर्मेशन के नीचे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ लाने से पहले सेबी के पास जमा करती है। इस डॉक्यूमेंट में कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी की एक्सपेंशन प्लान्स, कंपनी आईपीओ से उगाए हुए पैसे को कैसे यूज़ करेगी, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल से जानकारी होती है। तो अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि कंपनी के क्या रेवेन्यू है, क्या एक्सपेंडिचर है, क्या नेट प्रॉफिट है, पिछले कुछ समय में कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया हुआ है, तो आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं। अब हम वापस ऊपर आते हैं और टाइमलाइन टैब पर क्लिक करते हैं। जैसे आप टाइमलाइन टैब पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस टाइमलाइन टैब में आईपीओ का टाइम टेबल दिया हुआ है। आपको मैं इस आईपीओ टाइम टेबल के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, पर आइए हम शॉर्ट में इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि आईपीओ का टाइम टेबल कैसे काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि इस आईपीओ की जो बिडिंग डेट है वो 29 नवंबर को स्टार्ट होगी और बिडिंग जो एंड होगी वो 3 दिसंबर को एंड होगी। इसका मतलब ये कि आपको आईपीओ में इस डेट के बीच में अपने शेयर्स को अप्लाई करना है। इसके बाद में अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन की डेट आएगी जो कि 4 दिसंबर है। इस स्टेप में आपको जो भी शेयर्स आईपीओ में आपने बिड किए हुए हैं उनको अलॉट किया जाएगा। इसके बाद में आपको रिफंड की डेट आएगी जो कि 5 दिसंबर है। इस स्टेप में आपने अगर आईपीओ में अलॉट किए हुए शेयर्स को पा लिया है, अगर आपको वो शेयर्स अलॉट हो गए हैं तो आपके अकाउंट से उतना फंड को डेबिट कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ आपके अकाउंट में जो भी फंड ब्लॉक था उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसके बाद में डीमैट ट्रांसफ़र होता है। इसका मतलब ये है कि आपको अगर आईपीओ अलॉटमेंट स्टेप्स में कोई भी शेयर्स अलॉट हुए हैं तो वो आपके डीमैट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और लास्ट स्टेप है वो है लिस्टिंग का। इसका मतलब ये है कि आपके जो शेयर्स आईपीओ में अलॉट हुए हैं उनको एनएसई और बीएसई, ये मुख्यतः 2 एक्सचेंजेस हैं, इन पर लिस्ट किया जाएगा, जहाँ पर आप इन आईपीओ के शेयर्स को फिर से बाय और सेल कर सकते हैं। अब ये सारी जानकारी देखने के बाद अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप आईपीओ बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप सबसे ऊपर देखते हैं कि इन्वेस्टर टाइप दिया हुआ है। इन्वेस्टर टाइप में कई तरीके के इन्वेस्टर हो सकते हैं, पर इस आईपीओ में जैसे कि आप देखेंगे कि केवल एक ही इन्वेस्टर टाइप है, इंडिविजुअल, तो आप उसको टिक रहने दें। इन्वेस्टर टाइप के नीचे आपको बिड्स फिल करनी है। आप एक आईपीओ में 3 ज़्यादा से ज़्यादा बिड लगा सकते हैं। आपको बिड फिल करने के लिए यहाँ पर आपको लॉट्स एंटर करने हैं।
जैसे कि इस आईपीओ में जो एक लॉट है वो 34 शेयर्स का है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको कम से कम 34 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 1 या 2 शेयर्स के लिए या 10 शेयर्स के लिए अप्लाई करें। आपको यहाँ पर मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करना है। लॉट्स के नीचे आपको प्राइस की डिटेल दी हुई है। आप देख सकते हैं कि जैसे कि इस आईपीओ में जो आईपीओ की प्राइस रेंज है वो 420 रुपये से लेके 441 रुपये के बीच में है। अगर आप कट ऑफ प्राइस को सिलेक्ट रहने देते हैं तो ये आईपीओ के सबसे हाई रेंज की प्राइस को ले लेता है। कट ऑफ प्राइस का मतलब ये है कि आपको उस प्राइस पर शेयर मिलेंगे जिस प्राइस पर कंपनी बाकी इन्वेस्टर्स को आईपीओ में शेयर्स अलॉट करेगी। तो अगर आप कट ऑफ प्राइस के अलावा कोई प्राइस एंटर करना चाहते हैं तो कट ऑफ प्राइस को अनसेलेक्ट करें और अनसेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर प्राइस एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए आप 420 रुपये लोअर प्राइस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 420 एंटर करें। अगर आप नए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप शुरू में कट ऑफ प्राइस को सिलेक्ट रहने दें और हमेशा हायर बैंड पर ही अप्लाई करें। ये डिटेल फिल करने के बाद आप एप्लीकेशन की डिटेल्स को नीचे देख सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि आपको जो टोटल अमाउंट ब्लॉक किया जाएगा वो 14,994 रुपीज़ होगा। आप 1 लॉट अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 34 शेयर से अप्लाई कर रहे हैं और जिसकी प्राइस 441 रुपये पर शेयर है। ये डिटेल देखने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करें। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं आपको अपना यूपीआई आईडी को एंटर करना है। आप अपने यूपीआई आईडी को एंटर करें। इसके बाद में आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करें और आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे कंफर्म बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने से यूपीआई मैंडेट जो है आपके यूपीआई ऐप पर आ जाएगा। अब आप इस मैंडेट को अप्रूव कर दें। मैंडेट को अप्रूव करते साथ ही आपकी आईपीओ एप्लीकेशन लग जाएगी। इसके साथ ही आपका अपस्टॉक में आईपीओ एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। तो आपने देखा कि अपस्टॉक से आईपीओ को अप्लाई करना कितना आसान है। अगर आप भी अपस्टॉक से आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक के अकाउंट ओपनिंग की लिंक दे दी है। आप वहाँ जाएँ और फ्री में अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करें। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई है और आप और भी ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।